हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल 19, 2022 का डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर, जहां पे हम फोकस करेंगे। इट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन, द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, वी विल डिस्कस दैट। हम साथ साथ में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन द टू। आफ्टर दैट, मूविंग ऑन फर्दर, वी विल स्टडी टुडे अबाउट क्रिप्टो करेंसी। आज एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो जितने भी बैकग्राउंड हैं उसके और इंडिया क्या कर रही है वो आज हम पूरा उसके बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल मूव अहेड, वी विल अगेन रीड एडिटोरियल अबाउट द श्रीलंका की श्रीलंका का जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, हाउ इट इज़ रूटेड इन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी and what is their lessons for India. Then moving ahead, again we will study important appointments for today, जो important appointments हुए हैं, and then we will study the important news from a foreign page and economic news. So let's start the news. So the first is wholesale price inflation. So friends, wholesale price inflation, it has climbed to 14.55% in March. तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी जो ये डेटा आते हैं वह एक महीना पीछे का होता है। अभी जैसे ये अप्रैल चल रहा है तो डेटा जो हमारे पास आएगा वो मार्च का आएगा, मार्च में फरवरी का डेटा आता है, लाइक दैट। नाउ द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, इसको WPI भी कहते हैं, एंड इट इज़ रिलीज बाय द इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. So this is released by economic advisor, Union Ministry of Commerce and Industry. So the wholesale price inflation जो होता है इसके अंदर जो है services include नहीं होता है. So the most important thing is that services are not included in wholesale price inflation. Services they are included in consumer price inflation. Okay, consumer price inflation जो होता है उसे economic advisor release नहीं करते हैं. It is released by a body which is called as NSO, National Statistics Organization. It comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation. कुछ दिन पहले फ्रेंड्स हमने इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किया था. सो इन दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी सॉ दैट मार्जिनल इंक्रीज हुआ है. सो दिस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज ऑल्सो रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी द डेटा विच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ सी हियर, the broad-based inflation is led by fuel and power. What is this broad-based? Broad-based का मीनिंग क्या होता है? Across the sector, मतलब कि जो इन्फ्लेशन है वो कुछ पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं देखा गया है. वो जितना भी सेक्टर हम मेजर करते हैं, जितना भी, चाहे फूड प्राइस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी प्राइस हो, चाहे पावर का प्राइस हो, वो सारे चीज़ों में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्राइस हो, सब में इन्फ्लेशन देखा गया है. और ये इन्फ्लेशन का जो मेन रीज़न है, इट इज़ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फ्यूल एंड पावर. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. नाउ फ्यूल एंड पावर का दाम क्यों बढ़ रहा है? वी ऑलरेडी नो दिस इज बिकॉज ऑफ राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेस अक्रॉस द ग्लोब, विच इज़ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस. तो अगर हम डेटा देखें, सो दिस नंबर बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट इन्फ्लेशन इन इंडियाज होलसेल प्राइस, इट हैज़ हिट अ 4-month हाई ऑफ 14.55% इन मार्च. फिर फरवरी में कितना था? इट वॉज 13.11%. अब हम यहाँ पे सेक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ है. सो दे सी प्राइस राइज अक्रॉस ऑल कैटेगरीज ऑफ गुड्स विच इंक्लूड्स फ्यूल एंड पावर एंड प्राइमरी आर्टिकल्स, दे आर ड्राइविंग द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, सी अगेन दिस डेटा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द 12 month इन अ रो होलसेल इन्फ्लेशन हैज़ एक्सीडेड 10%. लास्ट 12 महीने से अगर हम कंपेयर करें इन्फ्लेशन का डेटा, सो द होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन हैज़ एक्सीडेड 10%. इसमें फ्यूल और पावर का जो कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ 34.5%. मतलब फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन कैटेगरी की सिर्फ अगर हम बात करें, सो वहाँ पे जो राइज है इट इज़ 34.5%. देन प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, सो यहाँ पे जो प्राइस एक्सेलरेशन है इट इज़ 15.54%, दैट वाज अर्लियर 13.39%. कोई कोई पैराग्राफ फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पूरा क्रक्स होता है न्यूज़ का. तो यहाँ पे देखिए पूरा क्रक्स है, द हाई इन्फ्लेशन इज़ एट्रीब्यूटेड टू
rise in crude oil prices, petroleum prices, natural gas मतलब energy prices. Second, mineral prices, mineral oils, then basic metals etc. Now what is the reason behind this price rise? तो देखिए यहाँ पे लिखा है disruption in global supply chain which is caused by Russia Ukraine conflict. ओके, तो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ है कि जो ट्रेड पहले होता था वो डिसरप्ट हो गया है. सब ग्लोबल सप्लाई चेन का मतलब होता है कि जो ट्रेड में एक मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है. सो ऑल दिस थिंग्स हैज़ बीन डिसरप्टेड. नाउ सी फ्रेंड्स, देयर इज़ वन बॉडी, नाउ सी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसको हम DPIIT कहते हैं. दिस बॉडी कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. द incumbent union minister of commerce and industry is Shri Piyush Goyal. Now next news that Supreme Court has set aside Ashish Mishra's bail in Lakhimpur violence case. Now this Lakhimpur violence case ये थोड़ा पुराना केस है. जब फार्मर्स एजिटेशन चल रहा था तो लखीमपुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे एक होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिनिस्ट्री इन यूनियन, उनके जो बेटे हैं ओके आशीष मिश्रा. तो जो मिनिस्टर हैं ही इज़ अजय मिश्रा, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, ही रैन व्हीकल किलिंग फार्मर्स. तो उनको अरेस्ट किया गया. बाद में द केस चला, हाई कोर्ट में से उनको बेल मिला. अब उस बेल ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. एंड इट हैज़ सेड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन टू यूपी स्टेट that why did not you challenge this bail in Supreme Court? If you say that the offense was very serious, okay, and you opposed the bail in the High Court, so why did not you applied against the bail order of the Allahabad High Court? The next is new army chief. This is the major appointment. Okay, बहुत ही important appointment है, एग्जाम में ये जरूर आएगा. तो the major appointment is of army chief. So Lieutenant General Manoj Pandey, now he is new army chief. Now he has been appointed as the 29th chief of army staff. Okay, and now he is the first officer from the corps of engineers. Corps of engineers मतलब कि he has served in army in engineering field. Okay, and he is from combat support arm. He is not from combat battalion. He is from combat support arm, who is going to head the 1.3 million Indian आर्मी. जो पहले जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं MM मनोज मुकुंद नारावने, नाउ ही इज़ गोइंग टू रिटायर सून एंड आफ्टर दैट ही विल बी एज्यूमिंग द चार्ज एज द आर्मी चीफ. वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट. नाउ फ्रेंड्स देखिए, कभी कभी एड में भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है. सो सी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस बढ़ाने के लिए इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो देखिए दो इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं. एक है आवाम की आवाज़, next is back to village, okay, and the third is Jammu and Kashmir integrated grievance redressal and monitoring system. Okay, so over here if you will just see that what is Awam Ki Awaaz. So it is the initiative by Lieutenant Governor of J&K to address the citizens of Jammu and Kashmir, and it aims at disseminating progressive steps which have been taken by the administration and to seek the public feedback. मतलब administration को और पुख्ता करना. Then based on this feedback, crafting the draft policies that is reflective of people's aspirations. The next is back to village. Where more than 12,000 senior officers were deployed in Gram Panchayat, and every Panchayat were visited by at least one senior officer. The next is, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि who is the Lieutenant Governor of J&K. Who is Lieutenant Governor of J&K? So it is Dr. Manoj Sinha. ये जो है Dr. Manoj Sinha. Now J&K, Jammu and Kashmir, which is the union territory with legislature. हमारे देश में 3 यूनियन टेरिटरी अब ऐसे हैं. Those are the union territories with legislature. One is Jammu and Kashmir, the second one is Delhi, and the third one is Puducherry. They are union territory with legislature. Now this is very important. क्वेश्चन आ सकता है कि इरादा कर लिया है, हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे. This is the educational song released by which state? So it has been released by the Union Territory of Delhi.
Okay, so Delhi, this is called as Delhi Education Song, which is launched by the government of Delhi. What is this song? It is इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे. Now friends, let's see this infographics over here. We just discussed about WPI. अब यहाँ पे जो बात हो रहा है वो बात हो रहा है रिटेल इन्फ्लेशन का. रिटेल इन्फ्लेशन को हम और क्या कहते हैं? कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. ओके, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन. कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन CPI, it is released by National Statistical Organization, NSO, National Statistical Organization, and it includes inflation in goods and services. Now we can see that retail inflation in India is currently 6.95% for March. और ये जो RBI का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, RBI हमेशा कोशिश करता है कि CPI इन्फ्लेशन 6% से ऊपर ना जाए, बट फ्रॉम लास्ट 3 months the CPI is above 6%. And second important thing about this is that retail inflation is higher in rural area as compared to urban area. Now if you will just see the reasons, what are the categories in which this CPI is increasing. So it was primarily driven by rising prices of certain vegetables, cooking oil, then cereals, then airfare, gold, silver and chicken. तो यहाँ पर हम देखेंगे हाई वेट आइटम्स कौन कौन से हैं और मीडियम वेट आइटम्स कौन कौन से हैं. तो देखिए मीडियम वेट आइटम्स मतलब जहाँ पे मतलब दाम काफ़ी बड़ा है. इट इज़ केरोसिन recorded the highest inflation in fuel and light, then mustard oil, refined oil. Okay, then heavyweight items में petrol 10%, then wheat, then medicines. The next is the UK Rwanda asylum plan. तो ये जो asylum plan है it is between UK and Rwanda. यहाँ पे क्या होगा कि UK will provide financial help to Rwanda to stop illegal migration. To stop illegal migration. Okay. So here if you will just see, the UK is going to pay Rwanda £1 120 million as part of economic transformation and integration fund. It is also going to bear the operational cost. Okay, and amount for each migrant. Okay, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है कि ये रवांडा इज़ अ वॉर टोन कंट्री. So there is illegal migration from Rwanda to England through France and Dover. So this is very dangerous journey. ये illegal migration में क्या होता है कि लोगों को बोट में डाला जाता है and then they sail towards England and it becomes quite dangerous. Many times the boat is drowned, killing people. And they are coming from countries like Sudan, Afghanistan, Yemen, Iran and Iraq. So this asylum plan, it is going to deter this illegal entry into the United Kingdom, and then it is going to break the business model. लोगों ने इसको एक business भी बना लिया है for illegal transportation of migrants from one country to other. The next is the news from yesterday. Global Center for Traditional Medicine. Global Center for Traditional Medicine कहाँ पे लोकेटेड है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. सो इफ़ यू विल जस्ट सी, ये हमने कल भी न्यूज़ किया था, जामनगर में देयर इज़ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ओके, नाउ हु इज़ विजिटिंग फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ दिस ग्लोबल सेंटर? एक तो हमारे WHO के डायरेक्टर जनरल हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इज मॉरिशियस प्राइम मिनिस्टर. दे बोथ आर विजिटिंग फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. Now what is the aim of the global center for traditional medicine? So it is the first of its kind in the world which aims to channel the potential of traditional medicine by integrating it with technological advancement and evidence based research. तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशियस के प्रविंद जागुनाथ और जो DG हैं WHO के टेड्रोस एडोनोम घेब्रेसस, दे बोथ आर विजिटिंग टू जामनगर. सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिन इफ यू विल सी इज आयुर्वेदा, जो हम आयुष कहते हैं, आयुर्वेदा.
then yoga, then unani, okay, then homeopathy, okay, then we have Sigvor Rigpa of Tibet, and then naturopathy. These are some of the traditional medicines. The next is new cabinet has been announced in Sri Lanka amid protest. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि because of the economic crisis going on in Sri Lanka, first श्रीलंका ने क्या किया है, श्रीलंका has announced $51 billion loan default, ओके। उसके बाद श्रीलंका को इस साल करीब करीब $7 बिलियन का लोन पे करना है. सो आफ्टर दिस श्रीलंका इज सीकिंग $4 बिलियन फाइनेंशियल एड फ्रॉम IMF. ओके, उसके बाद श्रीलंका में देयर वाज अ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड नाउ न्यू कैबिनेट हैज़ बीन अनाउंस्ड. So it was announced by Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa. Okay, and about number of new ministers are total 17 members and many of them are very new. अब यहाँ पे हम एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम कवर करेंगे. नाउ अगर हम श्रीलंकन रुपीज़ की बात करें और क्रूड ऑयल की बात करें, सो इट इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाई 35 श्रीलंकन रुपीज़ अ लीटर. सो श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस से लड़ने के लिए श्रीलंका ने क्या स्टेप लिया है, एक तो हमने कल किया था, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका हैज़ इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट बाई 7 परसेंटेज पॉइंट. द सेकेंड इज प्राइजेस ऑफ पेट्रोल हैज़ बीन इंक्रीज बाई 35 श्रीलंकन रुपीज़ and diesel by 75 Sri Lankan rupees. The current prices are now Lankan rupees 338 per liter, okay, and 367 per liter for octane variety. The next is Sensex slumps 2% as investors dump bank and technology stocks. सो यहाँ पे जो अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो मेजर स्लम्प आया है बिकॉज पीपल हु हैव शेयर्स इन बैंक एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज दे आर सेलिंग दैट शेयर. नाउ फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की तरफ, दैट इज़ क्रिप्टोज एंड CBDC आर नॉट द सेम थिंग. ये जो क्रिप्टोज है, ये बात चल रही है क्रिप्टो करेंसीज का विच आर लाइक बिटकॉइन. ये जो CBDC है, इट इज़ Central Bank Digital Currency. So there is Cryptocurrency Bill 2021 which seeks to establish a framework for launching digital currency by RBI. Digital currency by RBI, ठीक है. ये जो डिजिटल करेंसी बाय RBI है, इसी का नाम है CBDC, Central Bank Digital Currency. Along with India, many countries they are establishing a framework for releasing digital currency. And that is to be issued by central bank of those currency. Now what is the major difference between digital currency of RBI and the cryptos? तो ये जो cryptos हैं, they are unregulated or you can say unregulated and decentralized. Decentralized का मतलब कि there is no central authority which can control the release of cryptos, okay. बट जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज होंगे, इनको जो सेंट्रल बैंक होगा, इन केस ऑफ इंडिया इट विल बी RBI, दे विल बी रेगुलेटिंग इट, द CBDC. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही यही है. एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है फियाट करेंसी का, ये आप पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज़ फियाट करेंसी. फियाट करेंसीज आर दोज करेंसीज जिनका नॉर्मली कोई वैल्यू नहीं होता, लाइक पेपर करेंसी. पेपर करेंसी में पेपर, अगर आप सिर्फ पेपर का वैल्यू देखो तो वो ज़ीरो है, बट उसी पेपर का अगर 100 रुपीज़ का नोट बना है तो इट हैज़ अ वैल्यू. Why it has a value? Because it has the government backing. वहाँ पे आप देखेंगे कि that RBI governor promises to pay the bearer that 100 rupees. That is called as a promise by the sovereign government, and hence that paper, that worthless paper becomes a rupees 100 value. So that is called as fiat currency or fiat currency. अब जो क्रिप्टोज है, इसको ऑनलाइन जनरेट किया जाता है, इसकी ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होती है, ठीक है. देयर इज नथिंग लाइक RBI टाइप ऑफ बॉडी विच इज कंट्रोलिंग दिस क्रिप्टोज. सो दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी डेंजरस. एंड सेकेंड थिंग इज दैट इज अ न्यू टाइप ऑफ मनी विच इज पुटिंग सेंट्रल बैंक्स इन अ टफ पोजिशन.
because they are challenging the concept of traditional monetary authority. So this article is actually discussing all those things कि इसमें challenges क्या क्या है. जो पहला challenge है वो यही है, regulation का challenge है. For example, CBDC will be regulated by RBI, but cryptos, there is no one who can regulate the cryptos. Many people can come and they can develop the cryptos, they can sell the cryptos. The second thing is कि जो नॉर्मल फियाट करेंसी होता है उसमें स्पेकुलेशन नहीं होता है. अगर 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का नोट है, उसकी वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी. बट क्रिप्टोज में जैसे कि हम बिटकॉइन का एग्जांपल लें, सो बिटकॉइन का प्रॉब्लम ही यही है कि देयर इज स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिव होता है. इसकी प्राइसेस बढ़ भी सकती है, इसकी प्राइसेस घट भी सकती है. ओके, सो इन्वेस्टर्स दे कैन सफर अ लॉस ऑल्सो. द सेकेंड थिंग इज speculation of this Bitcoin assets. Fine. So these are some of the dangers which are associated with cryptos. The second information is कि currently अगर हम देखें तो कितने क्रिप्टो करेंसीज जनरेट किए जा सकते हैं. देन द अपर लिमिट ऑन बिटकॉइन, हम अगर यहाँ पे बिटकॉइन की बात करें तो 21 बिटकॉइन कैन बी जनरेटेड, नॉट मोर देन दैट. उससे ज़्यादा का जनरेट करना है तो वी रिक्वायर more investment, and if there is more investment then there will be more speculation, then it is more dangerous to people who are holding this cryptos. अब अगर हम डिजिटल करेंसी की बात करें तो डिजिटल करेंसी को ऑपरेट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसकी बहुत बात होती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ओके, सो दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इट प्रमोट्स डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि there is no central agency which is compiling all the transaction which is taking place of that digital currency. Okay, वो blockchain के through होता है. तो this blockchain, this cannot be regulated by central banks. Okay, and it enables the private entities like Satoshi Nakamoto. It is a body which created bitcoins in 2009. So this type of bodies, they can use blockchain technology to float new cryptocurrencies and which can function as assets and money. नाउ वन करंट अफेयर्स न्यूज़ रिलेटेड विद इट कि अभी हमारा यूनियन बजट 2022-2023 प्रेजेंट किया गया था, तो उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगाया गया था क्रिप्टो करेंसीज पे. व्हाट इज दिस कैपिटल गेन टैक्स? कैपिटल गेन टैक्स का मतलब होता है कि सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा. फॉर एग्जांपल, इफ समबडी इज बाइंग बिटकॉइन एट 10,000 रुपीज़ एंड सेलिंग इट एट 15,000 रुपीज़, सो द प्रॉफिट ओवर ईयर इज 5,000 रुपीज़. So the capital gain tax will not be on this 15,000 rupees or 10,000 rupees. It will be on this profit, that is 5,000 rupees. So the union government budget says that there will be 30% tax on capital gain. Okay. Then we have a cryptocurrency bill 2021 which makes all private cryptocurrencies as illegal in India, not valid in India. The second thing is that it establishes a framework for RBI to release the central bank digital currency. The next news is India can criticize Russia's Ukraine invasion. This is the second most important article of today's newspaper. This article will give you the history, will give you many information, many factual information which will be important for your exam as well as what is happening currently. तो ये जो आर्टिकल है यहाँ पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस डिस्कस नहीं हो रहा है. यहाँ पे रशिया यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया का क्या डायमेंशन है वो डिस्कस हो रहा है. इट स्टार्ट्स विद द इंसिडेंट ऑफ 2018 व्हेन यूएस वांटेड टू पुट सैंक्शन ऑन ईरान एंड इंडिया इट जीरोड इन, मतलब इंडिया का जो लार्जेस्ट इंडिया इंपोर्ट्स 85% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल नीड फ्रॉम द वर्ल्ड. द लार्जेस्ट importer to India is Iraq, followed by US. Then Iran was the third largest importer. But after 2018, when Nikki Haley, when she visited India, okay, and when she asked the Indian government to reduce their imports from Iran, so Indian government relented to the you can say advice from Nikki Haley, and within few months India zeroed out all its import from Iran. Now अब रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम सेम थिंग चल रहा है. द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स दे आर पुटिंग सैंक्शन ऑन रशिया, ओके, एंड they want India to not buy oils or essential imports from Russia. But इस वक्त अगर आप इंडिया का रिस्पॉन्स देखेंगे तो इंडिया इज़ नॉट heading to those things. So what has changed actually?
क्या इंडिया का जो रिलेशन है ईरान और रशिया, क्या उसमें डिफरेंस है? तो ये आर्टिकल यही बताता है कि अगर हम इंडिया और रशिया का रिलेशन देखें तो इट इज़ क्वाइट डीप, क्वाइट हिस्टोरिकल, ओके, एंड इंडिया इज़ नॉट विलिंग टू पुट दैट रिलेशनशिप इन अ डेंजर, क्योंकि जो सैंक्शंस होते हैं वो कुछ दिन के बाद हट जाते हैं, नॉर्मलसी आ जाती है, बट वॉट एवर स्टेप इंडिया विल टेक टुडे इट मे हैव रिपरकशंस, स्पेशली इफ यू विल सी that Russia is one of the largest defense supplier to India. India is buying S-400 missile from Russia. ठीक है, then BrahMos missile they have developed jointly, and now India is looking for exporting BrahMos missile to other countries. India has recently signed a deal with Philippines to supply BrahMos missile. Then if you will just see over here that we have new trade deals. For example, अगर हम AK-203 assault rifles की बात करें, so we are buying it from Russia. So not only that, if we just talk about Russia and India relation in the larger continental context, अगर हम यहाँ पे अगर हम इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, या इंडिया रशिया विच इज़ अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, so often it has helped India. Russia has often helped India in maneuvering through the United Nations Security Council resolutions. And then जब इंडिया और चाइना का जब डिस्प्यूट चल रहा था तो it was Russia which stepped in and tried to normalize the situation. Along with that, Russia and India, they are the members of BRICS. They are the members of Shanghai Cooperation Organization. Then there are many investments, fruitful investments which have been made by Russia in India. Some of them are, for example, the Kudankulam nuclear power project. So India signed a civil nuclear deal with USA, but it is Russia's nuclear reactors which are functional in India. So if you will just see over here, then the Russia and India relation, it has many dimensions and India does not want to endanger that. बट स्टिल गिवन दैट, क्या ये पॉसिबल है कि विदाउट रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करते हुए, विदाउट सैंक्शंस में पार्ट लेते हुए, क्या गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर सकती है एटलीस्ट रशियन एक्शन? तो ऐसा पहले हो चुका है. दैट वाज द ईयर 2003 व्हेन USA invaded Iraq. So there was a resolution in parliament which criticized this USA's invasion to Iraq, not Russia's. USA's invasion to Iraq, but still India and USA, they maintained their relationship. They worked on other frontiers of their relationship. The next is the Sri Lankan lessons for India. तो यहाँ पे बात हो रही है about Sri Lanka's lessons for India. तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ lessons है जो श्रीलंका से सीखना चाहिए. ओके, तो सबसे पहला है वो है सोशल, देन इकोनॉमिक, ओके, देन व्हाट नॉट टू फॉलो. जैसे सोशल में अगर हम बात करें सो इट सेज दैट कि श्रीलंका ने दो चीज़ें फॉलो की. एक तो नेशनलिज्म, एथनो नेशनलिज्म, ओके, एथनो नेशनलिज्म का मतलब कि पर्टिकुलरली एक ग्रुप को बहुत ज़्यादा फेवर किया गया अगेंस्ट दी different groups which are present in Sri Lanka. So when Sri Lanka became independent, earlier it was known as Ceylon. After independence, it came to be known as Sri Lanka. तो यहाँ पे सिंघाला majority जो है, those who are Buddhist, so इन पे ज़्यादा फोकस किया गया. और जो तमिल्स थे, they were not given any political rights, not any language rights. Sinhala was recognized as official language. Sinhala. Tamil was not recognized as official language. Then there were many discriminations which led to this Tamil people fleeing Sri Lanka. जब तमिल्स में बहुत सारे प्रोफेशनल्स थे, when they started leaving Sri Lanka, so there was flight of, you can say flight of intelligent people, flight of experts. So flights of experts started taking place from Sri Lanka. So यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपके पास experts नहीं है, आपके पास आपको समझाने के लिए कोई नहीं है या एडवाइस करने के लिए कोई नहीं है, सो डेफिनेटली दैट कंट्री विल सफ़र. द नेक्स्ट इज़ श्रीलंकाज इकोनॉमी. तो अगर हम श्रीलंकाज के इकोनॉमी में बात करें तो यहाँ पे फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है. फ्रीबीज का कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जांपल हमने कल के न्यूज़पेपर में पढ़ा था, दैट इज़ टैक्स कट गिफ्ट. ओके, गिफ्ट टैक्स कट. वहाँ पे क्या हुआ
कि जब ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा था, सो अ गिफ्ट वाज अनाउंस्ड फॉर श्रीलंकन पीपल दैट देयर विल बी टैक्स कट। अब इस टैक्स कट की वजह से क्या हो गया कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है, देयर वाज वेरी शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू कलेक्शन। उसकी वजह से फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया श्रीलंका का, एंड विच रिजल्टेड इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। सो दैट इज़ द सेकेंड थिंग टू लर्न फ्रॉम हियर। द थर्ड इज इकोनॉमी से रिलेटेड है, दैट द ग्लोबल कैपिटल कैनॉट सॉल्व your fundamental economic problem. So Sri Lanka relied on opening its economy for inflow of global capital to solve its economic problem, but in long term it was not sustainable for Sri Lanka. So over here, strengthening the domestic industry, focusing on oil seed production, renewable energy, defense equipment, all these are very necessary if India wants that this type of situation should not be faced in India. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.